वेलकम एवरीवन। सिंपल लिफ्टिंग मशीन की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जानेंगे स्क्रू जैक क्या होता है, स्क्रू जैक किस प्रिंसिपल पर काम करता है, स्क्रू जैक की एफिशिएंसी कितनी होती है और इसके अलावा हम डिफरेंशियल स्क्रू जैक के बारे में भी देखेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो में आप बने रहिए। तो इससे पहले कि मैं कुछ स्टार्ट करूं, मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले सिंपल स्क्रू जैक को हम लोग एनालाइज करते हैं। जो भी एनिमेशन दिखाया था उस पर आपको थोड़ा समझ में आया होगा, इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में यहाँ देखते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक स्क्रू है, ठीक है ना, जिसमें थ्रेडिंग है। ये पूरा जो पोर्शन है, ये देखिए, ये जो है एक स्क्रू है। ऑलराइट, एक स्क्रू है जिसमें थ्रेडिंग भी है, अपने थ्रेडिंग है स्क्रू की। ऑलराइट, ये देखिए थ्रेडिंग है। और इसके अलावा एक नट है यहाँ पर। नट में जाहिर सी बात है कि स्क्रू को आप गोल गोल घुमाकर स्क्रू को आप एक कनेक्शन बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे वही सिंपल कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है। एक नट में स्क्रू बेसिकली फंस रहा है। ये दो जो पोर्शन है, जैक का पोर्शन है। स्क्रू ही आपका ये हो गया। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज स्क्रू जैक। जैक वाले पोर्शन में एक नट होता है, ठीक है। नट में भी भीतर भीतर थ्रेडिंग होगी, कहने की बात ही नहीं है। स्क्रू में बाहर बाहर थ्रेडिंग होगी, तब तक दोनों थ्रेडिंग आपस में अरेंज होंगी। ऑलराइट, और फर्दर यहाँ आप देखेंगे स्क्रू हेड से एक हैंडल लगा होता है, ठीक है। लेट सपोज इस हैंडल का मिड पॉइंट जो डिस्टेंस है L है, ठीक है। तो ये हैंडल या लीवर जो है, इसी को आप बेसिकली गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है। और स्क्रू जैक को कहाँ आप यूज़ करते हैं? बेसिकली सबसे ज़्यादा स्क्रू जैक का तो यूज़ कार को, जब हम कार का पहिया बदलते हैं तो वहाँ उसको एज ए सपोर्ट हम लगा देते हैं। ये देखिए, इसको ट्राइपॉड भी है स्क्रू जैक का, ठीक है। इसको ज़मीन पर फिक्स करके, और लोड जो होता है, लेट सपोज मैं बताऊँ आपको, लोड यहाँ पे होता है, ऐसे लोड, ठीक है। लेट सपोज ये कार का लोड है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कुछ सिंपल रोटेशन से, कुछ सिंपल एफर्ट लगाने से, लेट सपोज यहाँ से आप इसको ऐसे पी एफर्ट लगा रहे हो, लेट सपोज यहाँ पे पी एफर्ट लगा रहे हो, इसको गोल गोल घुमा रहे हो, तो बेसिकली क्या कर रहे हो, ये जो है स्क्रू खुलेगा, ऊपर की तरफ जाएगा स्क्रू, ठीक है। और ये जो लोड है इसको आप बहुत आसानी से उठा पा रहे हो, ठीक है। तो यही तो हम चाहते हैं, सिंपल मशीन की तरह इसको यूज़ करना चाहते हैं, सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स की तरह, ठीक है। ठीक है, वेल, अब हम सारे फॉर्मूले देख सकते हैं, हम लोग वेलोसिटी रेशियो देख सकते हैं, और इसका मैकेनिकल एडवांटेज देख सकते हैं, इफिशियंसी देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में आएगा, आप बना भी देंगे। लेकिन आपको पता है स्क्रू जैक किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो सबसे पहले हम लोग वो जानने की कोशिश करते हैं कि स्क्रू जैक किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। ऑल्दो उसको बताना ज़रूरी नहीं था यहाँ, लेकिन आपको क्लैरिटी होगी कि स्क्रू जैक होता क्या है। तो मैं यहाँ क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ इस कंसेप्ट को। तो स्क्रू जैक बेसिकली काम किस प्रिंसिपल पर करता है? स्क्रू जैक हमारा काम करता है बेसिकली एक इंक्लाइंड, जब आपको याद है फ्रिक्शन में जब हम लोग पढ़ रहे थे, इंक्लाइंड प्लेन पर जब कोई ब्लॉक रखा होता था और जब एफर्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा होता था, वो केस याद है? उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा होगा। वेल, आप कहेंगे कि कैसे ऐसा हो सकता है सर, वहाँ तो फ्रिक्शन एक अलग कंसेप्ट था, यहाँ पे कैसे स्क्रू जैक में तो गोल गोल थ्रेडिंग है, थ्रेडिंग में कैसे हम इंक्लाइन प्लेन वाला कंसेप्ट लगाएंगे? आपको ऐसा लग रहा होगा। वेल, देखिए मैं बताता हूँ आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। बेसिकली क्या, ये जो थ्रेडिंग देख रहे हैं ना आप, जो थ्रेडिंग देख रहे हैं ये गोल गोल, इसको आप अनवाउंड कर दीजिए, इसको हम खोल दीजिए थ्रेडिंग को, ठीक है। लेट सपोज कि दो थ्रेड के बीच का डिस्टेंस पी है, पिच है,
इसी को पिच कहते हैं, ठीक है। दो थ्रेड का बीच का एक जो डिस्टेंस है, यहाँ मैंने दिखा भी रखा है, ठीक है। तो ये हम इसको मैं पिच कह लेता हूँ, ठीक है, पिच कह लेता हूँ, दो थ्रेडिंग के बीच का डिस्टेंस। इसको आप खोल देते हैं, लेट सपोज खोल देते हैं इसको हम, ठीक है। इसको जब हम खोलेंगे तो बेसिकली कुछ नहीं होगा, ये एक इंक्लाइंड प्लेन होगा, ठीक है। अभी तो गोल गोल लपेटा हुआ है, जब गोल गोल लपेट के उसको हमने सीधा कर दिया तो वो एक इंक्लाइंड प्लेन होगा। पिच तो हमारा क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है, पिच तो अभी भी पी है, ठीक है। बाकी ये जो गोल जो लपेटा हुआ पोर्शन था, ठीक है, गोल जो लपेटा हुआ पोर्शन था उसको हमने स्ट्रेट कर दिया तो वो एक इंक्लाइंड प्लेन बन गया, ऑलराइट। और ये जो थ्रेडिंग जो गोल लपेटा हुआ था उसकी सरकमफेरेंस कितनी थी, पाई डी थी, पाई डी थी ना। लेट सपोज डी इसका डायमीटर है, डी थ्रेडिंग की डायमीटर है ना, मीन डायमीटर ऑफ स्क्रू दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो उसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, पाई डी हो जाएगा ना। तो बेसिकली यही बात है, ठीक है। लेट सपोज ये वाली एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं, जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल अल्फा है, ठीक है। टेन अल्फा कितना हो जाएगा, पिच बाई सरकमफ्रेंस पाई डी हो जाएगा ना। ये देखिए इस वाले ट्रायंगल में देखिए, टेन अल्फा इजकल टू पी बाई पाई डी हो जाएगा, ऑल राइट। अब इंक्लाइंड प्लेन में आपने वो ये वाला केस आपको याद था, जब एक ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ था, इसकी एंगल अल्फा थी, यहाँ से एक हॉरिजेंटल एक्सटर्नल फोर्स पी हम काम करते थे, अप्लाई करते थे, बाकी सारी फोर्स जैसे लग रही थी फ्रिक्शन में वैसे लगेगी। तो पी का जो वैल्यू था अपवर्ड ले जाने के लिए, पी इक्वल टू डब्ल्यू टेन अल्फा प्लस फाई होता था। फाई आपको याद होगा क्या होता है, फाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। और जब नीचे ले जाना होता था एक्सटर्नल, वही एक्सटर्नल हॉरिजेंटल जब काम कर रहा हो, जब डाउन ले जाना होता डब्ल्यू टेन अल्फा माइनस फाई होता था। याद है आपको ये? वेल कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये सब कुछ डिलीट करता हूँ, ऑलराइट। देखिए आपको ये पढ़ाया था, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में शायद मैं लिंक भी डाल दूँ, देखिए। अदरवाइज मेरे पिछले वीडियो फ्रिक्शन में जाके आप ये वाले वीडियो इसका देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सेम यही वाले एनालिसिस ही, यहाँ पे लोड लग रहा था, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स पी लग रहा था, ठीक है। पी का कंपोनेंट यहाँ जो टूट के आया, ठीक है, बहुत अच्छे से बताया है, बार बार वही चीज़ नहीं बताऊँगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं। ये लेट सपोज अप जा रहा है, ठीक है, केस क्या है देखिए, force external is acting horizontally and body just on the point of motion up the plane, ऊपर जा रहा है, ठीक है, ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाले केस हमने देखी थी। अब मैंने आपको बताया कि यही केस अब भी हो रहा है। स्क्रू जैक का कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है कि ये जो ऐसे गोल गोल जो थ्रेडिंग होती है उस पर लोड कुछ इसी लोड जो आता है कुछ इसी इफेक्ट से आता है, ठीक है। अब इस थ्रेडिंग को आपने स्ट्रेट कर दिया तो बेसिकली कुछ नहीं, ये एक इंक्लाइंड प्लेन की एनालिसिस है, ठीक है। और इंक्लाइंड प्लेन में आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, जब ऊपर ब्लॉक जाता है और लोड हॉरिजेंटल रहता है तब P की वैल्यू कितनी होती है, डब्ल्यू टेन अल्फा प्लस फाई। अल्फा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है और फाई जो है आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। यही चीज़ आपने जब ब्लॉक नीचे जाता था, देखिए डाउन द प्लेन जा रहा है, ठीक है, डाउन द प्लेन जा रहा है, मूविंग डाउन, ठीक है, तब क्या होता है, जस्ट प्लस की जगह माइनस हो जाता था इस फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला आपको याद होगा या फिर आपने पढ़ा भी था तो आप प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली स्क्रू जैक के कंसेप्ट को समझने के लिए मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ, ऑलराइट। तो अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कि ये वाला फॉर्मूला बेसिकली पी इक्वल टू डब्ल्यू टेन अल्फा प्लस फाई कैसे आ गया, जब ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, वहाँ ब्लॉक जा रहा था, यहाँ लोड होगा, ठीक है। अब आपको इस बात को आप समझ पाएंगे, स्क्रू जैक और इंक्लाइंड प्लेन जब लोड हॉरिजेंटल होता है तो कैसे सिमिलर है, ठीक है। देखिए वही फॉर्मूले का हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी हम प्रिंसिपल को समझने की बात कर रहे हैं, नॉर्मल। अभी हम कोई मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो नहीं निकाले, अभी हम बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं कि होता क्या है स्क्रू जैक,
किस प्रिंसिपल पर काम करता है स्क्रू जैक। ऑलराइट, देखिए अब मैं आपसे देखिए, तो एक बात बताइए मुझे, इफ़िशियंसी तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। अभी मैं कोई मैकेनिकल एडवांटेज कुछ नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, कोई मैकेनिकल एडवांटेज नहीं ले रहा हूँ, कोई वेलोसिटी रेशियो नहीं ले रहा हूँ, मैं नॉर्मल इफ़िशियंसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको याद है दो केस मैंने बताया था आपको, एक मैंने बताया था आपको आइडियल एफॉर्ट, एक मैंने बताया था एक्चुअल एफॉर्ट। आइडियल एफॉर्ट जब फ्रिक्शन ना हो, एक्चुअल एफॉर्ट जब फ्रिक्शन हो, ठीक है। जब फ्रिक्शन होगा कुछ किसी भी सिंपल मशीन में तो हमको ज़्यादा एफॉर्ट लगाना पड़ेगा। ये एक्चुअल वाला केस जो होता है, एक्चुअल वाला जो केस होता है, लिखते नहीं बन रहा है, समझ लीजिए एक्चुअल है, ठीक है, एक्चुअल है, और ये आइडियल है, ठीक है। तो ये जो है P की वैल्यू जो है ज़्यादा बड़ी होगी PI से, ठीक है ना, आइडियल केस से। तो हम कह सकते हैं जो इफ़िशियंसी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आइडियल मतलब इफॉर्ट विथ फ्रिक्शन, और बाय एक्चुअल इफॉर्ट विदाउट फ्रिक्शन, कह सकते हैं ना। इस तरह से भी तो ये भी तो एक तरीका, जरूरी थोड़ी जो है कि इफिशियंसी को सिर्फ हम वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज के ही टर्म में लिखेंगे, सिर्फ मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इफिशियंसी को, ठीक है। यहाँ पे कुछ लॉस हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है, ऊपर कम है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं ना इफिशियंसी को। यहाँ पे कोई लोड की बात नहीं हो रही, फॉर्ट के टर्म में हमने लिखा है, ठीक है। तो जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है, फाई की वैल्यू जीरो तो डब्ल्यू टेन अल्फा हो जाएगा, यही तो लिखा हुआ है डब्ल्यू टेन अल्फा ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, डब्ल्यू टेन अल्फा बाई डब्ल्यू टेन अल्फा प्लस फाई, ठीक है। तो इसका ये वैल्यू आपको आ गया इफिशियंसी का, ठीक है। अब इफिशियंसी ऑफ स्क्रू जैक मैक्सिमम कब होगा, कोई केस होगा मैक्सिमम होने का, जब हेलिक्स एंगल, हेलिक एंगल मतलब वही इंक्लाइन प्लेन का जो थीटा था वो यहाँ पे हेलिक्स एंगल बन गया है, ठीक है। हेलिक एंगल जो है वो 45 माइनस 5/2 होगा। वेल आपने कहा सर ये आप डायरेक्ट कैसे बता दिए, ठीक है कोई बात नहीं, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं इसको, कैसे प्रूफ करिएगा, डी इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी निकालना है, डी इफिशियंसी बाई डी अल्फा करिए, ठीक है, इज इक्वल टू 0 कर दीजिए तो आपको एन मैक्स पता चल जाएगा, ठीक है। पहले तो आपको केस पता चलेगा अल्फा की कितनी वैल्यू आएगी, अल्फा की जो वैल्यू आएगी 45 प्लस माइनस 5/2 आएगी। इतने वैल्यू पर मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी मैक्सिमम आएगी, 1 माइनस साइन 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 5। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन करना है, अल्फा के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 0 करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में कोई वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, यूट्यूब पे कोई वीडियो होगा तो ऐसे आप खुद से भी इसको प्रूफ करके देखिएगा तो आपको इतनी वैल्यू आ जाएगी। ऑलराइट, ये चीज़ें आपके किताब में शायद नहीं होगी, जो चीज़ें अभी तक बताइए, बेसिक कंसेप्ट है कि स्क्रू जैक होता क्या है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है। अब आपको स्क्रू जैक का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम वो चीज़ देखेंगे जो आपको एग्ज़ाम में स्क्रू जैक के बारे में आएगा, तो आपसे जाहिर सी बात है कि लोड और इफॉर्ट के टर्म में वो आंसर चाहेगा, लोड और इफॉर्ट के टर्म में आप एनालाइज करिए, ठीक है। तो अब जो आप बाकी सभी सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स का एनालिसिस कर रहे थे वो एनालिसिस अब देखेंगे हम। ऑलराइट, चलिए, तो बेसिक सिंपल स्क्रू जैक की एनालिसिस देखने के बाद अब हम वापस लौटते हैं, ठीक है। यहाँ W वेट है, काम कर रहा है, ठीक है, W वेट यहाँ हेड पे काम कर रहा है, स्क्रू हेड पे W वेट है, ये देखो W वेट है, यहाँ रखा भी हुआ है W वेट, ठीक है, अलग से क्या दिखाना, यहाँ रखा हुआ है W वेट, ठीक है। और यहाँ सेंटर से L डिस्टेंस है, तो क्या मैं बोलूँगा इन 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द स्क्रू, एक बार आपने स्क्रू को गोल घुमाया, उतने देर में इस स्क्रू के घूमने में इफॉर्ट कितना घूम रहा है, इफॉर्ट डिस्टेंस मूव्ड बाय इफॉर्ट कितना होगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय इफॉर्ट हो जाएगा 2πL, 2πL हो जाएगा। देखिए ये लेंथ है, गोल यहाँ से घुमाइएगा ना ऐसे गोल,
और ये डायमीटर कितना है, ये रेडियस कितना एल है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई एल। ये आपका डिस्टेंस मूव्ड बाय इफॉर्ट हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस जब एक बार घुमाते हैं आप गोल, तो डिस्टेंस लोड में कितना मूवमेंट होता है, लोड एक पिच ऊपर चढ़ जाता है एक बार घुमाने से, एक पिच का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, पी डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक पिच का। देखो तो वेलोसिटी रेशियो कितना होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय इफॉर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। डिस्टेंस मूव्ड बाय इफॉर्ट कितना है 2 पाई एल है, इफॉर्ट कितना है पिच है पी, ठीक है ना। और छोटा पी दिखा देते हैं क्योंकि इफॉर्ट भी पी से दिखाते हैं, छोटा पी दिखा दिए पिच को, ठीक है। तो अब मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, लोड बाई इफॉर्ट होता है, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए इफिशियंसी निकालने के लिए, मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये फॉर्मूला आ गया, कोई बड़ा बात नहीं है। सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ जो हमने पहले देखी थी कि बेसिक कंसेप्ट समझा था हमने स्क्रू जैक का, वो ज़्यादा जरूरी था, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो आप ये वाला प्रूफ कर दीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको आप बना दीजिएगा और फिगर अच्छे से बना दीजिएगा, तो आपका सिंपल स्क्रू जैक पूरी तरह से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम स्क्रू जैक को देखने के बाद अब आप इसका एनिमेशन को थोड़ा देर फिर से देख लीजिए, क्योंकि अब सारे कंसेप्ट समझ चुके हैं, ज़्यादा विजुलाइज कर पाइएगा, आप ज़्यादा इसको एनालाइज कर पाइएगा। कुछ सेकंड तक देख लीजिए इसको। किस तरह से नट में जा रहा है जैक में स्क्रू, ठीक है, कहाँ लोड होगा, यहाँ लोड होगा कहीं ऊपर में, ठीक है, लोड उठा रहा है, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग डिफरेंशियल स्क्रू जैक देखेंगे। डिफरेंशियल स्क्रू का तो मुझे कोई एनिमेशन वीडियो क्लिप नहीं मिला, लेकिन डिफरेंशियल स्क्रू जैक का तो कोई एनिमेशन क्लिप नहीं मिला, लेकिन लगभग डिफरेंशियल स्क्रू का एक क्लिप है, आप इसे समझ पा रहे होंगे। देखिए नीचे भी थ्रेडिंग है, ऊपर भी थ्रेडिंग है। अभी आपको शायद ना समझ में आ रहा हो, बस आप इसको 1 मिनट के लिए देखिए, फिर मैं बताता हूँ। कुछ सेकंड तक देखिए, 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देख रहे हैं एक स्क्रू के बीच भीतर दूसरा स्क्रू जा रहा है, ठीक है, एनालाइज कीजिए, एक स्क्रू के भीतर दूसरा स्क्रू जा रहा है, और ये जो बाहर थोड़ा लाइट फॉर्म में कवरिंग दिखाया गया है कि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये बेसिकली एक नट के ऐसा काम कर रहा है एक स्क्रू के लिए। बाकी इन दोनों स्क्रू में, एक स्क्रू में भीतर, इस वाले स्क्रू में भीतर छेद है और उसमें भी थ्रेडिंग है, उसमें एक दूसरा स्क्रू ये जा रहा है, ऑलराइट। तो बेसिकली आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम इसको एनालाइज करते हैं। ऑलराइट, ये देखिए डिफरेंशियल स्क्रू जैक है ये सब हम लोग क्यों करते हैं, डिफरेंशियल स्क्रू जैक क्यों करते हैं, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इफ़िशेंसी बढ़ाएं, कम से कम एफर्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड उठा पाएँ। इसी चक्कर में हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपना मोटिव को पूरा करने के लिए। तो कुछ नहीं है, ये बेसिकली स्क्रू जैक का ही एक एडवांस वर्जन है, जिसमें हम क्या करते हैं, 2 स्क्रू ले लेते हैं, ठीक है। एक स्क्रू लेट सपोज ए ले लिया, एक स्क्रू बी ले लिया, ठीक है। स्क्रू ए जो होता है वो एक नट से यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे पिछले अरेंजमेंट में भी एक स्क्रू लगा था, नट में भीतर थ्रेडिंग और इसमें बाहर थ्रेडिंग, ठीक है। फर्दर ये जो स्क्रू ए है, इसमें भीतर एक होल होता है, ठीक है ना। स्क्रू देखिए, क्रॉस सेक्शन में बताऊँ, यदि क्रॉस सेक्शन यदि मैं बनाऊँ इसका, स्क्रू ए का क्रॉस सेक्शन में बनाऊँ, तो देखिए भीतर भी एक मतलब भीतर छेद है, ये जो पोर्शन है ये हॉलो है, ठीक है, हॉलो पोर्शन है, छेद है। उसमें कहाँ, उसमें स्क्रू बी उसमें इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे इंसर्ट हो जाएगा, इस तरह से इंसर्ट होगा कि जो थ्रेडिंग है मैं कहूँ, जो थ्रेडिंग है वो कहीं ऐसे भीतर थ्रेडिंग है, ठीक है। और
जो थ्रेडिंग है उससे ये वाला स्क्रू बी जो है, स्क्रू बी का जो थ्रेड है वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो स्क्रू ए का जो बाहरी वाला जो पोर्शन है इसमें जो थ्रेडिंग है वो बेसिकली इस नट में फिट हो जाएगा, ठीक है। नट में भीतर भीतर थ्रेडिंग है। तो बेसिकली स्क्रू ए में SCREW स्क्रू में ए में दोनों भीतर और बाहर दोनों तरफ थ्रेडिंग है, ठीक है ना। स्क्रू में भीतर और बाहर दोनों तरफ थ्रेडिंग है। तो अरेंजमेंट समझ में आ गया आपको। बाकी सब चीज़ वैसी की वैसी, एक स्क्रू हैंडल में लगा हुआ है, एक लीवर या फिर हैंडल में आप इफॉर्ट लगाएंगे। इफॉर्ट कैसे लगाएंगे, आप ऐसे गोल घुमाएंगे, ठीक है। बाकी सब चीज़ जो कि तो लोड ऊपर आप रख रहे हैं हेड पर, स्क्रूज हेड पर, सारा सब कुछ वैसा का वैसा, ठीक है। बाकी ए वाले का जो पिच है इसको P1 मान लीजिए, इसका जो पिच है इसको P1 मान लीजिए, इसका जो पिच है P2 मान लीजिए, ठीक है, स्क्रू बी का। बाकी तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आपको आनी चाहिए, जो कि बाकी की सारी चीज़ें। अब एक रोटेशन आप दे रहे हो कंप्लीट, ठीक है ना, लीवर आर्म को गोल घुमा रहे हो, तो डिस्टेंस इफॉर्ट कितना घूम रहा है, 2πl घूम रहा है पिछले वाले केस की तरह, ठीक है। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय इफॉर्ट 2πl होगा, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड कितना होगा, ये थोड़ा समझने का चीज़ है, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड कितना होगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो क्या रहा है, ऐसे आप गोल घुमा रहे हो तो जो स्क्रू ए है, स्क्रू ए जो है वो राइज कर रहा है ऊपर की तरफ, उसी समय स्क्रू बी जो है नीचे जा रहा है। स्क्रू ए में भीतर की तरफ कस रहा है, सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कस रहे हैं, ठीक है ना। जैसे स्क्रू ए है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और स्क्रू बी जो है भीतर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि P1 जो है इसका स्क्रू का ऊपर जा रहा है और P2 जो है एक स्क्रू के बीच का दूरी, तो P2 है वो नीचे आ रहा है। तो P1 माइनस P2 जो है अल्टीमेट लोड जो है राइज कर रहा है वो P1 माइनस P2 है। छोटा P से दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि P से तो हम एफर्ट दिखाते हैं, बड़ा P से, ठीक है। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड कितना हो जाएगा, P1 माइनस P2। और मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू कितनी होती है, W/P होती है, W/P होती है ना। तो इफिशिएंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो, ऑलराइट। तो W/P डिवाइडेड बाई 2πl, ठीक है, बाई P1 माइनस P2, वही बेसिकली इसको रख दिया नीचे। बाकी W/P तो उसका होता है, तो हो गया, ये इतना आपको आ गया वैल्यू। तो बेसिकली आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा इससे आज, ठीक है। एक बार फिर से मैं चाहता हूँ आप इसको बहुत ध्यान से देखें, हालांकि थोड़ा आपको इसमें समझ में आएगा क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए वो जो स्क्रू ए दिखा रहे थे ना, ये स्क्रू ए है, ऑल्दो वहाँ नीचे रखा हुआ था स्क्रू ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रू ए नीचे था वहाँ पे, ठीक है। लेकिन वही अरेंजमेंट है, देखिए ये जो है नट है जो आपको दिख नहीं रहा है, जो थोड़ा ट्रांसलूसेंट टाइप का है, बहुत क्लियर नहीं है, ये नट है, ठीक है। नट में कस रहा है ये स्क्रू ए, ठीक है, और उसके भीतर जा रहा है कहाँ, स्क्रू बी, ठीक है। इस पूरे अरेंजमेंट को पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो अभी स्क्रू जैक हो जाएगा आपका, ठीक है। लोड कहीं ऊपर लग रहा था, स्क्रू बी के ऊपर ऐसे लोड लग रहा था, ठीक है ना। इस पूरे फिगर को पलट दीजिए तो आपको करीब करीब एक कंसेप्ट समझ में आएगा कि क्या अरेंजमेंट है, कैसा कनेक्शन है डिफरेंशियल के स्क्रू का। देखिए ये एक दूसरे के भीतर जा रहे हैं ना, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा सब कुछ थोड़ा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय।